So, friends, good evening. This is your lecture number 2 of introductions. Tomorrow is the lecture number 3 of introductions. Okay. 3 introductions के लेक्चर को अच्छे से सीख लो मेरे भाई, मजा आ जाएगा, मजा। चलिए, मैंने क्या सिखाया था आपको? मैंने सिंपल से चीज सिखाई कि जीएसटी क्या है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इंट्रोड्यूस ऑन 1 जुलाई 2017, बट वन नेशन वन टैक्स विल ऑन फ्रॉम 8 जुलाई 2017। मैंने कुछ सेक्शन के नाम लिखे थे। क्या लिखा था? सेक्शन 1 नेम, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 डेफिनेशन, ये हर जगह एक ही होता है। सेक्शन 3, 4, 5, 6 में एडमिनिस्ट्रेशन है, छोड़ दो। सेक्शन 7 जिसके ऊपर पूरा जीएसटी है वो सेक्शन 7 सप्लाई। सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सप्लाई का एक्सटेंशन है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सेक्शन 9 चार्जेबिलिटी है और सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम है। पहले 10-10 करके इस सेक्शन को आप क्या करो, ठीक है ना? सेक्शन 10 तक करो, सेक्शन 10 तक पहले 10 करो, फिर 10 करो। देखना डेली 10-10 करोगे पूरे सेक्शन याद हो जाएंगे। तो 1 से 10 तो याद हो गए होंगे। 1 में नेम, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, 2 में डेफिनेशन, 3, 4, 5, 6 में एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन 7 में सप्लाई, सेक्शन 8 में कंपोजिट, सेक्शन 9 चार्जेबिलिटी एंड सेक्शन 10 इज द कंपोजिशन स्कीम। यस। फिर हम क्या स्टार्ट किए? फिर हमने कहा प्री एंड पोस्ट जीएसटी का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, तो पता चला कि जीएसटी इज नथिंग, इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वैट। अच्छा, यहाँ से हमने एक जीएसटी को लिया। मेन उस दिन वो चार्ट बनाने का रीजन इनपुट टैक्स क्रेडिट का था कि जब भी आप परचेज करते हो, परचेज करते वक्त आप जो टैक्स देते हो, उस टैक्स का जो हमें क्रेडिट मिलता है उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और हमेशा हम उस क्रेडिट को यूज़ करते हैं तो परचेज प्राइस में उस टैक्स को नहीं लेते जिसका क्रेडिट मिलता है। मैं नहीं कह रहा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कह रही है। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ टैक्स। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन व्हाट? सप्लाई। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई। सप्लाई सबसे बड़ा क्रिटिकल पार्ट पूरे जीएसटी का सप्लाई है। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सक्लूडिंग अल्कोहलिक लीकर। तो दिमाग में एक चीज़ को सेट कर लो, अल्कोहलिक लीकर नॉन टैक्सेबल आइटम है। अल्कोहलिक लीकर के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ना अभी लगता है, ना कभी लगेगा। इसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, स्टेट गवर्नमेंट वो कलेक्ट करती है। और लोकल सेल और परचेज के ऊपर वैट और इंटर स्टेट परचेज के ऊपर सीएसटी, तो उसको हम लोग जीएसटी से आउट कर देते हैं। ठीक है। गुड्स मतलब जितने मूवेबल आर्टिकल है सब है। इसका मतलब इमूवेबल आर्टिकल, जैसे बिल्डिंग। आज आपके पास एक बिल्डिंग है, आपने उस बिल्डिंग को बेचा तो कैपिटल गेन हो सकता है, जीएसटी उस पर नहीं लगता, किसी भी इमोल प्रॉपर्टी पे नहीं लगता। और पूरा जीएसटी जो है ना वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन पे। एक बात को अपने दिमाग में सेट करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वर्ड को मैं आपको लिख देता हूँ। जीएसटी बेसिकली किसके ऊपर है? कमर्शियल ट्रांजैक्शन के ऊपर। कमर्शियल ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी, किसी प्राइवेट ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं है। ठीक है, हो गया। लीकर के ऊपर जीएसटी आएगा नहीं। फिर अभी भी एक जगह हम फंसे हुए हैं, वो है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्रूड हो गया, आइस पे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एविएशन, टरबाइन फ्यूल। अभी जीएसटी इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे नहीं। इनको छोड़ के जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है सबके ऊपर जीएसटी है। चलिए, हमने कहा कि सप्लाई के मेन कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? सप्लाई का मेन कंपोनेंट्स क्या होगा? सप्लाई का मेन कंपोनेंट्स होगा, एक सेकेंड, चलो अभी याद रहने दो, आज इसको रहना। सप्लाई का मेन कंपोनेंट्स क्या? 2। वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, प्लस कंसिडरेशन होना चाहिए। ये 2 बातें तो होनी चाहिए ना कोई भी सप्लाई के कंपोनेंट्स में। इसलिए तो मैंने कहा कमर्शियल ट्रांजैक्शन। जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिजनेस, तो बेसिकली कमर्शियल ट्रांजैक्शन की बात ही की जा रही है। ठीक है भैया। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जब मैं किसी भी चीज़ को सप्लाई का दर्जा तभी दूंगा अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा या फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा, प्लस कंसिडरेशन होगा। 2 कंपोनेंट्स उन्होंने खड़ा किए कि सप्लाई के लिए 2 कंपोनेंट्स की जरूरत है, बी बिजनेस प्लस सी कंसिडरेशन। अच्छा, उसके सप्लाई को उन्होंने सेक्शन 7 में चार्ट बनाया। तो उन्होंने क्या बनाया? मैंने इसको एक चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। वो तो थियोरेटिकली बहुत कुछ बोलेंगे। तो सेक्शन 7 याद हो गया होगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। 7 सबसेक्शन 1A, 7 सबसेक्शन 2। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A में सप्लाई का कंपोनेंट्स क्या कहता है? 7(1)A कहता है एसटीडी बेल आ रही है, सेल हो, एसटीडी बेल आ रही है, सेल हो, ट्रांसफर हो, डिस्पोजल हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लीज हो, एक्सट्रा। ऐसा नहीं है
यहाँ पे एक माने इसी से रिलेटेड और भी कोई वर्ड आएंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। पर इन सारी एक्टिविटी को मैं सप्लाई तभी बोलूँगा अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्लस कंसिडरेशन आना चाहिए। अगर कंसिडरेशन, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि भाई साहब ने अपनी गर्लफ्रेंड को रेंटिंग दे दिया, रेंट कर दिया प्रॉपर्टी को, पर पैसे नहीं लिए, तो रेंटिंग तो सप्लाई के दायरे में आती है, पर कंसिडरेशन वर्ड मिसिंग था, इसलिए वो सप्लाई नहीं है। 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस बी बोलता है मैं तो बी हूँ, मुझे सी की जरूरत है, यानी कि बोला बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया कंसिडरेशन देखते मैं डाल दूंगा, बाकी तुम पर्सनल के लिए ला रहे हो, बिजनेस के लिए ला रहे हो, मुझे मतलब नहीं, एक्सेप्शन हो गया। 7(1)(c) तो सब डीम्ड मान रहे हैं, क्या है, RBIPA, रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट इफ ITC वाज टेकन अर्लियर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, प्रिंसिपल एजेंट। 7(1) एक क्लासिफिकेशन है, 7(2) में नेगेटिव लिस्ट है। मैंने कहा पहले, सबसे पहले मैंने पकड़ा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए मैंने एक सिंपल सा चार्ट बना के दिया कि जब भी कोई सर्विस को आप इंपोर्ट करो तो 2 वर्ड देखना, कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन है तो सीधा 7(1)(a) में डाल दो, 7(1)(b) में डाल दो। इंपोर्ट मतलब 7(1)(b) क्योंकि कंसिडरेशन है, नहीं कंसिडरेशन है तो बी तो आएगा नहीं, क्योंकि बी तो कंसिडरेशन पे टिका है। नो कंसिडरेशन, तब एक पॉइंट आया, अच्छा अब देखो तो रिलेटिव या डिस्टिंक्ट पर्सन से है। अगर रिलेटिव और डिस्टिंक्ट पर्सन कहता हाँ यस हो सकता है या नो हो सकता है। अगर रिलेटिव और डिस्टिंक्ट पर्सन से नहीं है तो खत्म कर दो, चैप्टर ही खत्म, सप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो कंसिडरेशन है ना रिलेटिव है, तो चैप्टर वही खत्म हो गया। पर अगर उसने कहा है, तब आपको क्या देखना है कि अगर इंपोर्ट है और वो रिलेटिव से है, फिर देखना कि बिजनेस है कि नहीं है। बिजनेस, अच्छा बिजनेस में 2 वर्ड है, हाँ या ना। अगर आपने कहा ना तो नॉट ए सप्लाई, और अगर आपने कहा हाँ तो क्या पिक्चर निकल के, देखो पिक्चर क्या निकल गई, कंसिडरेशन नहीं है, सी नहीं है पर बी तो है। देखो सी नहीं है पर बी तो है, और वो भी किससे, रिलेटिव से, तब तो 7(1)(c) आएगा, नहीं तो पिक्चर खत्म। ठीक है, फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए, रिलेटिव के लिए लिखा मैंने, रिलेटिव में कौन, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर, डिपेंडेंट सिस्टर, डिपेंडेंट ग्रैंड पेरेंट्स। और डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब मेरे ही पैन नंबर पे मेरा ही एक फैक्ट्री मैंने खोली, और उस फैक्ट्री का उसी स्टेट में और भी फैक्ट्री खोली, और वेयर हाउस खोले, दूसरे स्टेट में जाके मैंने वेयर हाउस खोले, तो कहता है दूसरे स्टेट में जैसे ही आप अपने वेयर हाउस को खोलोगे, आपके पैन नंबर पे खोलोगे, तो आप बोलोगे मेरा ही है, ठीक है, आप ही का है, आप ही का पैन नंबर है, पर GST डिपार्टमेंट की नज़र में वो जो वेयर हाउस आपने दूसरे स्टेट में खोला है वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, यहाँ से वहाँ जाएगा तो फिर वो इनवॉइस रेस करना पड़ेगा और GST भी आपको लगाना पड़ेगा, इवन दो आप अपने ही वेयर हाउस को माल भेज रहे हो विद इन द स्टेट में। तभी हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे जब वो सामने दूसरा वेयर हाउस या जो भी आपने खोला है दूसरा, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसे ट्राई करना है कि विद इन द स्टेट अगर हम जाएँ तो रजिस्टर ना कराएं। ये थियोरटिकल है, ये थियोरटिकल है, पर प्रैक्टिकली समझा दूँ, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आपने एक स्टेट में डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस को एक जगह रजिस्टर कराया तो सब जगह रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल अलग चीज़ हो जाती है कुछ कुछ जगह पे। थ्योरेटिकल मैं बोल सकता हूँ विद इन द स्टेट में तुम रजिस्टर मत कराना, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं, पर हाउ इज़ इट पॉसिबल, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं। एक जगह आपने रजिस्टर करवा लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको बाकी भी प्लेस को रजिस्टर कराना ही पड़ेगा और वो डिस्टिंक्ट पर्सन होना ही होना है। ठीक है, तो ये था इंपोर्ट, रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब आ गया परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सुपर इंपॉर्टेंट है। क्या एग्जैक्टली होता क्या है, ध्यान से देखना। परमानेंट disposal of business asset if ITC was taken earlier। ठीक, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब पैसा। वो कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, कुछ लिया कुछ दिया। वो कंसिडरेशन मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है।
मान लो हमारे मयंक भाई का 7(1)(c) में डीपी वाले गुड्स और सर्विस दोनों होती है बेटा। गुड्स क्यों नहीं होता? वेयर हाउस में जब मैं वेयर हाउस की बात कर रहा हूँ, और मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, इतनी देर से मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ, इतनी देर से मैं एग्जांपल किसका ले रहा हूँ? मैं वेयर हाउस का एग्जांपल ले रहा हूँ ना। वेयर हाउस और फैक्ट्री के, फैक्ट्री में क्या बनाओगे? सर्विस बनाओगे या गुड्स बनाओगे? हाँ मयंक, बोलो मयंक। खत्म। अच्छा ध्यान से देखना, ओमकार है, ओमकार का पास, ओमकार की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, हो गया। एसी, टीवी, फ्रिज, एक्सेट्रा ये बेचता है। अचानक मिसेस ओमकार का फोन आया, मिसेस ओमकार का फोन आया ओमकार के पास कि भाई एक बार, मिसेस ओमकार का फोन आया ओमकार के पास कि 2 एसी घर पे इंस्टॉल करना है। दो एसी घर पे इंस्टॉल करना है। आवाज़ सुन के ही जैसे ओमकार ने मिसेस ओमकार की आवाज़ सुनी, इसकी तो ये तो बर्बाद हो गया। ये तो डर के मारे सीधा बोला, अरे भैया जल्द से जल्दी घर से। वो खाली इंपोर्ट के लिए है, इंपोर्ट के लिए। 7(1)(c) में इंपोर्ट के साथ और भी कई सारे पॉइंट है दोस्त। इंपोर्ट के केस में खाली सर्विस को देखते हैं, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स में कस्टम की तरफ चला जाता है। ठीक है, मैं खाली इंपोर्ट के लिए सर्विस देखेंगे, बाकी के लिए नहीं। तो टीवी, फ्रिज ये सब रखता है। ओमकार जी का फोन आया, ओमकार ने सीधा अब 2 एसी, ओमकार ने सीधा 2 एसी घर पे इंस्टॉल कर दिया। तो अब जब 2 एसी अपने घर पे इंस्टॉल करेगा तो क्या कंसिडरेशन होगा? क्या कंसिडरेशन होगा क्या? नो सर, कंसिडरेशन नहीं होगा। मैं आराम से बैठ गया। अचानक ऊपर से जीएसटी डिपार्टमेंट की आवाज आई, ए ओमकार क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? घर में 2 एसी गया। सर घर में ही तो गया प्रभु, मेरी दुकान से घर में गया। तो घर में गया तो जीएसटी क्या होगा? ये क्या बात है? घर में लेके गया हूँ, घर में लगाऊंगा जीएसटी। बोला सुन, परमानेंट आपने डिस्पोज कर दिया बिजनेस के एसेट को। आपका एसी, टीवी, फ्रिज आपका बिजनेस एसेट है। बोला हाँ। आपने घर में घर ले गए? बोला हाँ। लेके गए ना? बोला हाँ। तो तुम पहले ये बताओ, जब तुमने परचेज किया था तो क्या जनरल एंट्री पास की थी? ओमकार से पूछा। बोला प्रभु जब मैंने परचेज किया तो मैंने जनरल एंट्री पास की, परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डिपार्टमेंट ने कहा ओ, यानी कि परचेज करते वक्त हाँ तुमने आईटीसी लिया? आईटीसी लिया? बोला हाँ लिया ना सर। तो जब तुमने परचेज करते वक्त आईटीसी लिया तो इस केस में जो आपने घर में दिया, ये सेक्शन घर पे ही तो लेके गया ना, ये सेक्शन 7(1)(c) में सप्लाई मान लिया जाएगा। पर पैसे तो आए नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं वर्ड तो डीम्ड रहेगा ही रहेगा। वो अपने को बोलना नहीं पड़ता है, वो तो हमको पता है सप्लाई। क्यों? ये कह रहा है जब भी कोई बिजनेस एसेट को आप निकालते हो, माना कंसिडरेशन नहीं, नो कंसिडरेशन, बिजनेस एसेट को निकालते हो और अगर आपने क्रेडिट लिया होगा परचेज करते, सीधा जनरल एंट्री देख लेना क्लाइंट का।
क्लाइंट का सीधा जर्नल एंट्री देख लें, अगले ने परचेज कब किया, कोई एसेट अगर वो निकाल रहा है तो परचेज भी तो किया होगा ना। बोला हाँ, तो क्लाइंट का सीधा बुक्स में जाना और बोला बताए भैया ये जो एसेट तुम निकाले हो फ्री में, उसका जर्नल एंट्री निकालो। जर्नल एंट्री जैसे निकालेगा वहाँ दिखेगा क्रेडिट रिसीवेबल, तो बोला तुमने तो आईटीसी ले लिया, तो ये सप्लाई मान ली जाएगी और जीएसटी लग जाएगा। और अगर मान लो उस समय तुमने जर्नल एंट्री पास की परचेज अकाउंट टू बैंक की, तो बहुत हो ही नहीं सकता क्योंकि हर आदमी आईटीसी लेता होगा, ठीक है ना। तो अगर नहीं लिया हो तो तुम इसे सप्लाई नहीं माने। यानी कि सरकार का कहना है जब तुमने परचेज के आईटीसी यानी कि बेनिफिट लिया और वो तुम अपने घर में लगा रहे हो, फ्री में दे रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, बांटो, फ्री में दो, कूदो, पर तुमने जो बेनिफिट लिया वो मुझे वापस कर दो, मैं इसे सप्लाई मानूंगा और जीएसटी लगाऊंगा। अब बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोलो। एक ही वर्ड जानना है कि कोई भी बिजनेस हाउस अपने एसेट को अगर निकालता है, माने रिमूव कर रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है और उस एसेट पे ऊपर फ्री में कर रहा है, सर अब आपके मन में आएगा सर फ्री में नहीं किया तो, चलो ये भी बता देता हूं। आपके मन में तो आ ही सकता है ना, फ्री में नहीं किया सर, पैसा लेके किया। कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन है तो उसे 7(1) में लेके जाओ बिना कुछ सोचे। एसटीडी, बिल, आरए, सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज एंड लाइसेंस। कंसिडरेशन है यानी कि तुमने अपने एसेट को पैसे लेके दिए तो 7(1) में चला जाएगा, और कंसिडरेशन नहीं फ्री में दिया तो 7(1) में जाएगा। इफ ITC was taken earlier। साहिल, मिस्टर साहिल, ऐसे मत बोलो कि समझ में नहीं, क्या नहीं है वो बताओ, पर ढंग से सुनो क्लास को। ऐसा जिंदगी में नहीं हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर दिया और समझ में नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता है। तो आप पहले उस चीज में डूबो, ऐसा डूबो कि जन्म जन्मांतर के लिए समझ में आ जाए। इट्स नॉट अबाउट योर एग्जाम, एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, जन्म जन्मांतर के लिए समझ लिया, ये हो गया मतलब हो गया। आप तो जिंदगी में कभी भी कोई पूछ ले तो मुझे पता है इसका क्या, क्योंकि पूरी लाइफ में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा ये चीज, पूरी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं अभी आपको। यानी कि अगर बिजनेस एसेट को आपने पैसे देके निकाला तो ये रहा 7(1) और बिना पैसे के निकाला बिजनेस का एसेट और बिना पैसे के नहीं निकाला तो यहां पे परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट इफ ITC वाज टेकन अर्लियर। अगर परचेस करते वक्त तुमने जो टैक्स दिया उसका अगर तुमने क्रेडिट लिया था और आज आप बिना कंसिडरेशन के उसको निकाल रहे हो तो 7(1) में मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। यस, किसी भी चीज के लिए डिस्पोज कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे डिस्पोजल के, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे डिस्पोजल के। बोलो, अभी तुम जो एक पन्ना में, ये एक बात बताऊं, आश्चर्य, तुम एक पन्ने में देख रहे हो ना, एक जो मैं पूरी सप्लाई को एक पन्ने में जो ड्रॉ किया हूं ना, ये 70-80 पन्ने में एक्सप्लेनेशन है इसका। मैं एक पन्ने में चाहता हूं तुम एक पेज में इसको समझ लो कि जब 70-80 पन्ने खोलो तुम, जब आप पढ़ना चालू करो तो 70-80 पन्ने आपको ऐसा लगे कि मुझे इसकी एक एक लाइन आती है। क्या ये संभव है? 100%। ये एक पेज आपको पूरा का पूरा GST सिखाएगा,
ये बस ये वाला पेज है। इंस्टीट्यूट का मटेरियल में 100 पेज में एक्सप्लेन किया गया है। 100 पेज पागल है क्या? अगर मैं वो 100 पेज खोल के भी पढ़ूँ, चलो मैं पागल हुआ, मैं 100 पेज खोल के ही पढ़ूँ, तो इतना आप में कलेजा होना चाहिए कि 100 पेज में ऐसी कोई लाइन नहीं आए जो आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि सब कुछ एक बॉक्स में मैंने बना के दे दिया तुमको। आज इस बार बहुत टीचर लोग ने मजे लिए अनीस, क्योंकि पूरा DT GST मैंने दिया, मस्त हुआ। एक बात बताओ ना, डेटा तुम्हें दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट भेजूंगा। 18 से 30 साल के बच्चों का समझ में आता, चलो 30, 35 से लेके 50 साल में 15% बच्चे कौन देख रहे होंगे, कौन बुजुर्ग देख रहा होगा? कॉपी कर लो। सेकेंड हैंड, फर्स्ट कॉपी तो फर्स्ट कॉपी होगी ना, ओरिजिनल तो नहीं हो सकती है ना। अगर एडिडास हो या रीबॉक हो अपनी कॉपी निकालता है, अपना प्रोडक्ट निकालता है, तो उसे पता होगा इसकी फर्स्ट कॉपी कल ही मार्केट में आ जाएगी, तो उसका मतलब वो थोड़ी कि प्रोडक्ट नहीं निकाले, अपना तो प्रोडक्ट निकालेगा। मैं निकालता हूँ अपने प्रोडक्ट, करने दो जिसको क्या करना है। एक पेज जिंदगी बनाएगा। और आज तुम्हें आज लग रहा है ना, याद है मैं जब DT पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि शुरू के 6 इंट्रोडक्शन के लेक्चर को ढंग से कर लो, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा वाला कहानी होगा। जो भी चैप्टर तुम कर रहे हो हर जगह वो याद आ रहा है ना, मेरा तेरा पीछा ना छोड़ूंगा, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा, तो ये तो तुम्हारा पूरा GST खत्म हो जाएगा, जिंदगी भर ये बोलेगा तेरा पीछा ना छोड़ूंगा। और हम चैंपियन की तरह बात करेंगे, चैंपियन की तरह बात करेंगे, चैंपियन की तरह एकदम, मतलब स्टार्ट हो जाएंगे तो रुकेंगे नहीं। ऐसा पढ़ाई करना है, एग्जाम भूल जाओ, एग्जाम के लिए भूल जाओ, एग्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा, एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, चिल्तू से भी चिल्तू आएगा, एग्जाम का गोली मारो। अभी तुम्हें DT और IDT सीखना है, सीखो। एग्जाम का पेपर देखा था ना, चमन और चंपू, बढ़ जाऊँ आगे। परमानेंट डिस्पोजल, तो 7(1)(c) में रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी कि अगर मेरी फैक्ट्री है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, और मेरा एक शोरूम है, मेरे ही पैन नंबर से रजिस्टर्ड शोरूम है दिल्ली में, है तो मेरा ही, तो फैक्ट्री से अगर शोरूम में सामान जा रहा है तो ये सप्लाई है अंडर सेक्शन 7(1)(c), क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, कोई रोक नहीं सकता है। इनवॉइस रेस करना पड़ेगा, GST लगाना पड़ेगा मुझे। वैष्णव दादा, अगर ITC उसने पहले ITC नहीं लिया तो कुछ नहीं होगा। अगर उसने मान लो इस केस में ITC नहीं लिया, अगर मान लो कंसिडरेशन है तो कंसिडरेशन में ITC OTC नहीं देखते हैं, कंसिडरेशन बेचा है तो सप्लाई है। अगर मान लो बिना किसी कंसिडरेशन के बेचा तब ITC देखते हैं, अगर ITC लिया तो सप्लाई है, नहीं लिया तो भूल जाओ, क्योंकि जब तुमने बेनिफिट नहीं लिया तो सरकार तुमसे बेनिफिट वापस लेगी भी नहीं। यहाँ ये सोचो ना, जिस दिन तुमने ये सोचना चालू कर दिया ना कि सरकार ने जो दिया वो वापस ले रही, तो आधा जिंदगी सफल हो गया। 7(1)(c) क्या बोल रहा है, आपने जब परचेज किया आपने ITC यानी कि सरकार से आपने बेनिफिट लिया, और आज उसी एसेट को आप बिना कंसिडरेशन के लेके जा रहे हो, तो भैया सरकार बोलते हैं मैंने जो दिया वो मेरा वापस कर दो। अरे सिंपल सी बात है, हमारे अनीस भाई की गर्लफ्रेंड, अनीस भाई ने मोबाइल दिया, आईफोन दिया, स्कूटी दिया, जब ब्रेकअप हुआ तो अनीस भाई ने बोला भाई ऐसा कर, वो स्कूटी मेरा वापस कर, मेरा आईफोन वापस कर, मोबाइल रिचार्ज करा वो भी पैसे वापस कर। तो वही सरकार कह रही है कि तुमने जब परचेज किया तुमने ITC लिया,
अब कोई कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के तुम इसको दे रहे हो तो चलो मेरा वापस करो, तो इसलिए वो सप्लाई मान के जीएसटी ले लेगा। हाँ, सब जगह पांडे, अगर हमारा 2 जगह बिजनेस है सेम स्टेट में, सेम स्टेट में क्या, आपका पूरे इंडिया में अगर बिजनेस है तो सेम पैन नंबर पे सारा का सारा रजिस्टर होता है, आप सेम पैन नंबर पे रजिस्टर कराना, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, सेम पैन नंबर पे, पर प्लानिंग थोड़ी दूसरी होगी। अब ठीक है ना। चलो, अब एक वर्ड आया प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट प्रिंसिपल, इसको बड़ा अच्छे से समझना है, बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत अच्छे से समझना है। इनफैक्ट देखो, मान लो ये वीवी है, ये वीवी है, ये एबी है, और ये कंज्यूमर है। वीवी कौन है? प्रिंसिपल। एबी कौन है? एजेंट। कंज्यूमर। वीवी ने एबी को सप्लाई की, एजेंट को सप्लाई की, तो एक इनवॉइस रेज किया होगा, टैक्स इनवॉइस, किस नाम पे? इन द नेम ऑफ वीवी। मैं बेचूंगा तो मेरा ही तो नाम होगा ऑन द टॉप में। ये केस नंबर 1 है और केस नंबर 2 है। 3 पेज में एक्सप्लेनेशन है इसका, 3 पेज में, 3 क्या ज़्यादा है, इस चार्ट में वो 3.5 पेन कवर कर लो। देखो, सप्लाई, सिचुएशन 2, इसने भी टैक्स इनवॉइस रेस तो करूंगा ना। इनवॉइस कौन रेस करता है? जो सप्लाई करता है इनवॉइस रेस करता है, ठीक है। अब ए भी उसको क्या करेगा? फर्दर सप्लाई करेगा, एजेंट है। अब जब वो फर्दर सप्लाई करेगा कंज्यूमर को, तो इनवॉइस वो पास ऑन कर देगा, जो टैक्स इनवॉइस देगा कंज्यूमर को, वो इनवॉइस किसका होगा? वीवी के नाम का। और अगर एक टैक्स इनवॉइस वो पास ऑन फर्दर सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस करता है, किसके नाम का? एबी के नाम का। तो सिचुएशन 1 में जो सप्लाई है वो वीवी टू कंज्यूमर है, और सिचुएशन 2 में जो सप्लाई है वो वीवी टू एबी है, एंड देन एबी टू कंज्यूमर है। शायद मेरी भाषा समझ में नहीं आई होगी, अब मैं तुम्हें शुद्ध हिंदी में बताता हूँ, शुद्ध हिंदी में सिखा देता हूँ। यानी कि जब प्रिंसिपल विक्रम बियानी अपने एजेंट मयंक को सप्लाई करेगा, तो वीवी अपना टैक्स इनवॉइस रेज करेगा, और मयंक फर्दर जब सप्लाई करेगा कंज्यूमर को, तो वीवी के ही इनवॉइस को पास ऑन कर देगा। यानी कि वहाँ पे मयंक एक इंटरमीडियरी का काम करता है, जो खाली कमीशन खा के चुपचाप चला जाएगा। तो फिर वीवी टू एजेंट को सप्लाई नहीं मानेंगे, फिर सीधा क्या मानेंगे? वीवी ने कंज्यूमर को सप्लाई किया। पर अगर बीच में मैं सप्लाई कर रहा हूँ मयंक को एज ए एजेंट, मैं प्रिंसिपल, मयंक एजेंट, अपने नाम पे किया, एजेंट ने फर्दर जो सप्लाई की, इनवॉइस रेज किया, वो एजेंट ने अपने नाम पे किया, तब यहाँ 2 सप्लाई हो गई। उस केस में वीवी जो सप्लाई एबी को कर रहा है वो सप्लाई है, फिर एबी जो कंज्यूमर को कर रहा है वो सप्लाई है, कंसिडरेशन नहीं है। फिर भी वीवी टू एबी जो है ये 7(1)(c) में चला गया। बस इतनी सी, यानी कि एक ही लाइन दिखनी है कि एजेंट ने जो फर्दर सप्लाई की वो किसके नाम के इनवॉइस के की? प्रिंसिपल के नाम के। तो फिर प्रिंसिपल टू एजेंट में सप्लाई नहीं है। अगर उसने अपने नाम पे की तो प्रिंसिपल टू एजेंट भी सप्लाई, एजेंट टू कंज्यूमर भी सप्लाई है। बस इतनी सी बात को 3-3.5 पन्ने में कहानी बनाएंगे, शेड्यूल 3 है ना, बस 2 लाइन की बात है, इसको लेके तमाशा बना दिया, खत्म।
ये सप्लाई है। जिंदगी भर डाल लो, यही प्रिंसिपल एजेंट का कॉन्सेप्ट यही है। किया होगा तो किया होगा, मुझे क्या करना है, वो तो जीएसटी लगाएगा, यहाँ पे भी वो जीएसटी है, यहाँ पे भी जीएसटी है, करने दो ऐड ऑन। तो ये सप्लाई का एसटीडी बिल आ रही है, इंपोर्टर सर्विस का चार्ट बना दिया, रिलेटिव डिस्टिंक्ट पर्सन बता दिया, फिर परमानेंट डिस्पोजल बता दिया, इंपोर्टर सर्विस बता दिया, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल बता दिया। इसमें सीखने लायक कुछ है नहीं, ये तो क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। ये नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब जीएसटी आएगा ही नहीं उसके ऊपर। बोले सर इसके बारे में भी हमको अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया वैष्णव, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया तो प्रिंसिपल अपना इनवॉइस इशू करेगा। एजेंट जब फर्दर सप्लाई करेगा तो खाली आपको एक चीज़ देखनी है, सेकंड वाला पार्ट को देखो। एजेंट जब फर्दर सप्लाई करेगा, जो वो इनवॉइस रेस करेगा, अगर वो वीवी के नाम का करता है, वीवी के नाम का करता है, इसका मतलब एजेंट एक इंटरमीडियरी है, जस्ट उसके बिहाफ में कमीशन खा के बैठने वाला बंदा है। तो वीवी टू एवी उस सिचुएशन में सप्लाई नहीं है, प्रिंसिपल टू एजेंट उस सिचुएशन में सीधा क्या मानेंगे, प्रिंसिपल टू कंज्यूमर। पर एजेंट अपने नाम का इनवॉइस कंज्यूमर को रेज करता है, इसका मतलब दो सप्लाई मान ली जाएगी, पहला वीवी टू एबी ये वाला, और फिर एबी टू कंज्यूमर। क्लियर करो। हाँ बेटा, अगर को तो एजेंट तो सप्लाई कंज्यूमर को करेगा तो कंसिडरेशन तो आएगा ही ना। जहाँ कंसिडरेशन है वहीं 7(1) आ गया बाय डिफॉल्ट। कंसिडरेशन देखते ही 7(1) डाल दो, कोई रोक ना कोई टोक। अब लड़का पूछेगा सर ये तो क्लियर हो गया, 7(1) एसटीडी बिल आ रही है, 7(1) इंपोर्ट ऑफ सर्विस, 7(1) सी आरबीआई पीए, आरबीआई पीए, 7(1) क्लासिफिकेशन। चलिए नेगेटिव लिस्ट क्या है, दिमाग में तो आएगा ना नेगेटिव लिस्ट क्या है। सर केस 2 में दो सप्लाई है। हाँ केस 2 में दो सप्लाई है। प्रिंसिपल टू एजेंट 7(1) से एजेंट टू कंज्यूमर 7(1) है। यस कंसिडरेशन होगा, एकदम एकदम वेरी गुड बेटा वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, आपके मन में आएगा कि दादा ने नेगेटिव लिस्ट नहीं बताया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना बताऊं मैं। पढ़ाने का मजा तो तब है ना जब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आए, है ना। मैंने यहाँ लिख दिया ना, हाँ ठीक। देखा सेक्शन लिखा कि नहीं। देखो ध्यान से देखना, मजेदार। अभी याद कर लेना नेगेटिव लिस्ट की, इंतजार मत करना कि कब पढ़ाएंगे कब नहीं, यही हो गया। नेगेटिव लिस्ट जो पढ़ा रहा हूँ वही है, खत्म, यहीं पे खत्म है। जो जो चीज़ है वो सब खत्म वाला है। इसके बाद और कुछ इसके बाद कुछ भी पढ़ लो, 100 पन्ना इंग्लिश पढ़ लो, ठिंग्लिश पढ़ लो, घूम फिर के आंसर यही आना है। तो ये आपको डिपेंड करता है। इसलिए मैंने इस चैप्टर इसका क्या नाम रखा है, जीएसटी एक कहानी, दादा की जुबानी। नेगेटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट का मतलब नो जीएसटी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा। देखो ये कौन, एम्प्लॉई, ये कौन, एम्प्लॉयर। जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर को क्या देगा, सर्विस देगा, नेगेटिव लिस्ट। ये हो गया जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस देगा, नेगेटिव लिस्ट।
यानी कि जब मैं एम्प्लॉय हूँ, एम्प्लॉयर आप हो, अब मैं आपको नौकरी सर्विस दूंगा, आप मुझे कल सैलरी दोगे, वो इनकम अंडर द सैलरी टॉपिक में गया, यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। आएगा, जीएस वाला भी आएगा, सब आएगा, सिंपल। ये कौन? राजीव। ये कौन? कोर्ट या ट्राइब्यूनल। किसको सर्विस दे रही है? राजीव। कोर्ट ट्राइब्यूनल सर्विसेज देती है ना? देती है सर। कोर्ट और ट्राइब्यूनल सर्विसेज दे रही है किसको? जनरल पब्लिक को सर्विस देती है। कोर्ट ट्राइब्यूनल वर्डिक्ट देती है, आप एक फीस भी देते हो कोर्ट में जाके, उसके ऊपर नो जीएसटी, नेगेटिव लिस्ट। तीसरा ध्यान से देखिए, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। ऐसे लिखा हूं। नया चार्ट बनाने का है, नया चार्ट। एक सेकंड रुक जाओ, ऐसे लिखो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लिखा है। नहीं, ऐसे नहीं लिखा तो बाद में फंसा दूंगा। एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी, ऐसे लिखा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी, ये सर्विसेज देते रहते हैं। ठीक। पीएम, सीएम, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पूरा लिखो क्या? सीजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, कैग सुना ही होगा। पीएम, सीएम, गवर्नर, चाहे प्राइम मिनिस्टर दे या चीफ मिनिस्टर कोई सर्विस दे या गवर्नर कोई सर्विस दे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई सर्विस दे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कोई सर्विस दे या कंट्रोल ऑडिटर जनरल इंडिया सर्विस, सब नेगेटिव लिस्ट है, सब नेगेटिव लिस्ट। आप कौन हो? मेंबर हो, मेंबर ऑफ यूपीएससी, मेंबर ऑफ ईसी, मेंबर ऑफ एसएससी, मेंबर ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये लोग को आप सर्विस दे रहे हो, तो आप अब क्या होता है, एज ए यूपीएससी में एज मेंबर हो, इलेक्टेड मेंबर हो, या इलेक्शन कमीशन में हो, या सिविल सर्विस में हो, या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर
मेंबर या डायरेक्टर, नॉट इन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय होने से अलग बात हो गई। तो ये सारे के सारे जो चक्र हैं ये सब नेगेटिव लिस्ट में है। यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी, मेंबर ऑफ या फिर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, CAG, या यू आर ए मेंबर ऑफ UPSC, SSC, इलेक्शन कमीशन, IMA। नहीं, वो तो फिर ICA का मेंबर पे नहीं। ICA का मेंबर तो अलग चीज़ हो गई। नहीं नहीं नहीं, वो अलग कहानी है उसकी। ये यहीं पे है, ICA को मत काउंट करो। ये सब नेगेटिव लिस्ट में। हाँ, कोई GST ना भूल जा, GST भूल जा, एकदम भूल जाओ GST। फिर अलविदा कह रहे हैं, अलविदा। मरने के बाद अटॉर्नी जनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, अभी खोल के देखो कौन है। तुषार मेहता है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अगेंस्ट पे केस होते हैं तो उनको कौन रिप्रेजेंट करता है? उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करता है। सैलरी नहीं मिलते है भावेश, उनको सैलरी थोड़ी होती है, वो एम्प्लॉय थोड़ी है जो सैलरी वर्ड आएगा। तुमको अभी तो इतना अक्ल भी नहीं आया क्या? तो एम्प्लॉय बना दिए हो क्या PM को? PM को तुमने एम्प्लॉय बना दिया। कितनी बार बोला MP MLA इनको ये सब अदर में आ जाते हैं। दे आर नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, दे आर नॉट एन एम्प्लॉय, दे आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अलविदा समझते हो? अलविदा, अलविदा का मतलब मरने के बाद आप चाहे आपको शमशान घाट ले जाया जाए या कब्रिस्तान ले जाया जाए, वो सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी नेगेटिव लिस्ट में है, उनके ऊपर कोई GST नहीं है। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम का मतलब जिसके ऊपर मैं क्लेम कर सकता हूँ। जैसे मैंने लोन लिया राजीव से, और राजीव को मैंने कोई उसको राजीव ने लिया सिक्योर्ड, 2 लाख का लोन लिया, उसने 2 लाख की ज्वेलरी ले ली, तो सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड पे तुम क्या क्लेम करोगे? पर राजीव से मैंने अनसिक्योर्ड लोन लिया तो उस आज मैंने नहीं दिया तो क्लेम कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम, जिसके अगेंस्ट में मैं एक्शन ले सकता हूँ। एक्शनेबल क्लेम के ऊपर भी GST नहीं है, एक्सेप्ट विनिंग, बेटिंग। ये भी तो एक्शनेबल क्लेम ही है ना, ये भी तो एक्शनेबल क्लेम है। विनिंग, लॉटरी प्राइज जीत गए, अब क्लेम करोगे ना, दो मेरा पैसा। तो विनिंग बेटिंग के ऊपर GST है। ये जो ड्रीम 11 ये सब खेलते हैं उसके ऊपर GST है। थोड़ा सा बच के रहना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। एक्शनेबल क्लेम, इसके ऊपर GST है। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसे भी लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गए? इमूवेबल। तो स्टार मार्क्स, यानी कि इसका हम डिस्कशन फर्दर करेंगे, बहुत जोर से एक पॉइंट आएगा। अब कई लोग बोलेंगे 6, मैं अभी से बना देता हूँ क्योंकि जब पढ़ाऊंगा तब तुम कुछ हो जाएगा, बोला आपने तो उसमें बताया नहीं था। 7वां और 8वां बता देता हूँ, थोड़ा बहुत हिंट्स दूंगा। हाँ, जैसे थोड़ा सा हिंट्स दूंगा। ये VV है, कौन है? VV है। USA से VV के पास एक रिक्वेस्ट आई प्रोडक्ट A की, ढंग से देखना, प्रोडक्ट A की। VV कहाँ पे? इंडिया में। उसके इस प्रोडक्ट A का एक ऑर्डर आया, पर VV के पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं VV के पास।
वीवी ने सीधा चाइना फ़ोन लगाया, चाइना में फ़ोन लगाया और चाइना वाले पार्टी को बोला भाई ऑर्डर आया है तो सीधा चाइना से यूएसए भेज दे, चाइना से सामान को यूएसए भेज दे। ओके, विदाउट टचिंग द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो चाइना से सीधा सामान यूएसए पहुंच गया। नेगेटिव लिस्ट, इंडिया तो आया ही नहीं ना। आरजी बोल रही है ब्लड कमिंग, खून निकल रहा है कानों से। सर जी ऑप्शन नहीं है, जल्दी कर। नेगेटिव लिस्ट। ये कॉमन सेंस की बात है कि मेरे पास ऑर्डर यूएसए से आया, मैंने चाइना में फोन किया, चाइना से सीधा सामान यूएसए चल गया, इंडिया में तो आया ही नहीं, टच ही नहीं हुआ, तो फिर इसमें जीएसटी की बात कहां से आती है? तो कॉमन सेंस की बात है ना। ये 8वां कस्टम से रिलेटेड है, जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। अब समझ में नेगेटिव लिस्ट लो। अब आप बोलेंगे सर आगे क्या पढ़ेंगे? भरोसा कर मेरे दोस्त, जो यहाँ पे लिखा गया वही पढ़ाऊंगा। शायद उस समय मेन में जाके मैं चार्ट भी ना बनाऊं और मैं जाके बोलूँ रेफर इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 2, जो लिख दिया फुल एंड फाइनल है। इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं, फुल एंड फाइनल। देखो याद भी हो गया होगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सर्विस दी, नेगेटिव लिस्ट। ट्राइब्यूनल या कोर्ट ने सर्विस दी, नेगेटिव लिस्ट। एमपी ने दी, एमएलए ने दी, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपैलिटी वालों ने दी, या चीफ मिनिस्टर ने दी, प्राइम मिनिस्टर ने दी, गवर्नर ने दी, चीफ जस्टिस ने दी, अटॉर्नी जनरल ने दी, नेगेटिव लिस्ट। यूपीएससी के मेंबर या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या ईसी के दिया, नेगेटिव लिस्ट। मरने के बाद अलविदा, वो नेगेटिव लिस्ट। एक्शनेबल क्लेम, विनिंग, एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगता पर विनिंग और बेटिंग पे लगता है। सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, ऐसे भी वो इमूवेबल है, इमूवेबल पे तो जीएसटी ऐसे ही नहीं लगना था। और नेगेटिव लिस्ट खत्म हो गया। देखो नेगेटिव लिस्ट याद हो गया। क्या चीज है जो याद नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्वेश्चन है क्यों नहीं होगी? दादा लेकिन अगर आ भी जाता है तो भी टैक्सेबल नहीं होता है ना 716 के अकॉर्डिंग। आ भी जाता है, क्या आ जाता है? गलत क्वेश्चन पूछ रहा है। आ भी जाता है तो क्या हो जाता है? इंपोर्ट हुआ ना। आ भी जाता है तो कैसे होता है? एक्सपोर्ट करूंगा, पहले इंपोर्ट करूंगा फिर एक्सपोर्ट करूंगा। मेरे पास आदित्य, मेरे पास यूएसए से एक ऑर्डर आया कि मुझे सामान चाहिए, पर वो मेरे पास नहीं है। मैंने चाइना में अपने दोस्त को फ़ोन किया और चाइना से मैंने कहा कि तुम एक काम करो, मेरा ऑर्डर आया, तुम चाइना से यूएसए डायरेक्टली भेज दो। तो मेरे दोस्त ने चाइना से सामान सीधा यूएसए डायरेक्टली भेज दिया। इंडिया में तो आया ही नहीं, बात ही क्यों करेंगे हम उसका? ये नेगेटिव लिस्ट। एकदम शुद्ध हिंदी में बात करो। जीएसटी एक कहानी, और कहानी दिल में बैठा लेनी। जो पढ़ रहे हो फुल एंड फाइनल है। कहानी की तरह पढ़ो, कहानी की तरह, चित्रकथा की तरह पढ़ो। बचपन में पढ़ते थे लल्टू पलटू, चित्रकथा, चाचा चौधरी, उसकी तरह पढ़ो। ये फील करके पढ़ो तुम चाचा चौधरी की किताब पढ़ रहे। एक एक लाइन याद हो जाएगी। खोल के पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी, गारंटी है मेरी, इतना भरोसा करो। डीटी कौन सा खोल खोल के पढ़ लेते हो? वो तो क्या है, इतना प्रैक्टिकल कराता हूँ तो। चलो इसके बाद सेक्शन 7 के बाद सेक्शन 8 आ जाता है। हाँ सर, सेक्शन 8 में 2 सप्लाई है। एक को हम कहते हैं कंपोजिट सप्लाई, एक को कहते हैं मिक्स्ड सप्लाई। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। बोला हाँ, कहते तो यही है सर। देखो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, ध्यान से रखना, ध्यान से रखना एकदम। वीवी ने राजधानी की टिकट बुक कराई
कोलकाता टू दिल्ली 2,500 रुपये में। ठीक, जब वो राजधानी में पहुंचा तो इसका मतलब किसके, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यानी कि राजधानी क्या दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ठीक, पर उसके बाद पता चला जब वो राजधानी में बैठा तो जैसे ही राजधानी में बैठा तो रेलवे ने वीवी को क्या दिया, रेलवे ने वीवी को हाई टी दी, शाम का नाश्ता दिया, चाय नाश्ता समोसा, फिर रात का डिनर भी दिया और फिर मॉर्निंग टी भी दी। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके का कैटरिंग सर्विस भी है। तो क्या इसके लिए राजधानी ने आपसे कुछ लिया? बोला नहीं, इसका तो चार्जेस कुछ नहीं लिया, आप आराम से बैठे खाए पिए चले गए। कहीं ना कहीं इसी के भीतर है, इसी के भीतर है ना। कैटरिंग भी टैक्स है, आपको ये पता है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस 18% में, कैटरिंग 12% में। अगर अलग से कैटरिंग है 12 उसमें, तो पर डिपार्टमेंट ने तो 2500 लिया, रेलवे ने आप ले, तब क्या करे? तब देखो, 2 or more taxable supply, 2 or more taxable supply, 2 or more taxable supply in conjunction, conjunction मतलब साथ साथ, in conjunction and continuation, उसके बाद, साथ साथ एंड उसके बाद, 2 or more taxable supply, 2 या 2 से ज़्यादा taxable supply, साथ साथ, continuation उसके बाद, in conjunction continuation, which are naturally bundled, which are naturally bundled, नेचुरली है, नेचुरल बंडल ऐसे ही बनाया गया है। ट्रेन में राजधानी में जाओगे तो नाश्ता मिलेगा, जैसे आप 5 स्टार होटल में जाते हो ना, जब बुकिंग करते हो तो वहाँ देता है ब्रेकफास्ट, तो नेचुरल बंडल है, इस बंडल ही है, ऐसे एकदम नेचुरली, ये सब नेचुरल चीज़ है, ऐसे ही होती है ये। विच आर नेचुरल बंडल इज कंपोजिट सप्लाई, इसे हम कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। अब आएगा इस पूरे घटनाक्रम में कौन सी सर्विस मानेंगे, सर्विस कौन सी लेंगे, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल सर्विस का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग को नहीं लेंगे, कैटरिंग तो उसके साथ दिया गया, तो ट्रांसपोर्टेशन है। जीएसटी क्या लगे, 18%। कोई भी ऐसी सप्लाई जो वेन आई एम ए सप्लायर और 2 or more टैक्सेबल सप्लाई में दे रहा हूँ, इन कंजंक्शन, साथ साथ और उसके बाद, और वो नेचुरल बंड ऐसी ही दी जाती है, जनरली नेचुरली है, इसमें कोई अलग से मैंने कुछ किया नहीं, तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट। और कंपोजिट में प्रिंसिपल सप्लाई को देखा है। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, मैं नाश्ता करने गया था या मैं दिल्ली से, कोलकाता से दिल्ली जाया था, सर आप कोलकाता से दिल्ली जाते हो तो प्रिंसिपल सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो प्रिंसिपल से बीच में नाश्ता मिल गया वो अलग बात है। अब आप समझ लो, होटल में गया रहने के लिए, 5 स्टार होटल में गया रहने के लिए, ब्रेकफास्ट फ्री, तो मैं ब्रेकफास्ट करने थोड़ी गया था, तो रहने के लिए गया था, तो मैं एकोमोडेशन को प्रिंसिपल मानूंगा, एकोमोडेशन का जो रेट है वो लगेगा। यह है कंपोजिट। 2 or more taxable supply in conjunction and in continuation which are naturally bundled, which are naturally bundled। ये वर्ड कितना प्यारा है ना, कंजंक्शन, साथ साथ,
कंटिन्यूएशन, उसके बाद नेचुरली बंडल, कितने सारे नेचुरली बंडल। तो हम किसको देखेंगे? प्रिंसिपल सप्लाई को देखेंगे। याद हो गया होगा अभी तक, ट्राई करो याद कर लेने का, अब बहुत इंजॉय करोगे, भरोसा कर। मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, साथ साथ देखो। अभी तुम्हें पता नहीं चला, पर थोड़ी दिन बाद, 2-4 दिन 5 दिन बाद तुमको बोलेंगे क्या हुआ सर, हमको तो सब कुछ आता है, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। सब कुछ जो लिखा रहेगा मैट में सब आएगा आपको। वैसे ही तैयारी करके दे रहा हूँ कि देख ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये होता है सप्लाई, फिर कंपोजिट आती है। रहने दो प्रकाश, मैं तो एक्शनेबल क्लेम रहने दो, जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, रहने दो उसको। प्रिंसिपल सप्लाई के अलावा जो दूसरी चीज़ की सप्लाई, जो ही उसका जीएसटी रेट हायर हो तब भी नहीं, जीएसटी रेट हायर हो या लोअर हो, मान लो यहाँ पे इसका होता 5%, मान लो इसका होता 5%, इसका होता 18%, फिर भी हम 5 ही लेते, प्रिंसिपल सप्लाई का ही रेट लेंगे। किसका लेंगे? प्रिंसिपल। इधर उधर सोचने की भी जरूरत नहीं है, एकदम केवल प्रिंसिपल सप्लाई। होटल में खाना ऑर्डर करते हुए जीएसटी फ्री होता है? कहाँ जीएसटी फ्री होता है? बावली हो गई है क्या? जीएसटी फ्री होता है होटल में खाना? किसने कहा रे होटल में खाना? यहाँ होटल वाला कहाँ बात हुआ मेरा तेरा? होटल का बात कहाँ हुआ? कहाँ होटल की बात हुई? वो तो आप 5 स्टार होटल में रूम बुक करते तो आपको ब्रेकफास्ट फ्री में मिलता है। तो वो भैया, वो जो पैसा है होटल का, वो जो रूम चार्जेस है, उसमें ब्रेकफास्ट का चार्जेस रहता है, उसमें ब्रेकफास्ट का चार्जेस रहता है। और वो लगाता है किसके ऊपर से? एकोमोडेशन फ्री में आपको दे दिया, आप जाके खा लो, वो सेटल हो गया। और अगर डिनर और लंच करने जाओगे, डिनर या लंच करोगे रेस्टोरेंट में बैठ के, तो भैया उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं, जीएसटी लगेगा ही लगेगा आपका। या तो 5 लगेगा, या 18 लगेगा, 28 लगेगा। जितना ऊपर जाओगे रेट बढ़ता जाएगा। लग्जरी आइटम में जाओगे, एकदम लग्जरी 7 स्टार 5 स्टार में जाओगे, 28% भी लग जाता है रेस्टोरेंट में। ठेला, हाँ, ठेला वाला के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? रास्ते में जो तुम पोहा खाती हो, रास्ते में छुप छुप के जो गोलगप्पे खाती हो, उसके ऊपर जीएसटी लगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि जो तुम गोलगप्पे खाती है छुप छुप के, वो डिस्कशन करेंगे, चिंता मत कर। चलो, तो याद रखोगे किसको देख। अच्छा, 2 or more taxable supply in conjunction continuation which are naturally bundle किसको देखोगे? प्रिंसिपल। रेट मत देखना, प्रिंसिपल का रेट है, वो हायर भी हो सकता है, वो लोअर भी हो सकता है। मिक्स सप्लाई क्या होती है सर? देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 2 or more supply in conjunction and in continuation which are not naturally bundle is mixed supply। पहला लाइन में कितना बड़ा गेम है तुम देखो, कई लोग समझते ही नहीं गेम को। पहला लाइन में 2 or more टैक्सेबल सप्लाई, मिक्स में दोनों सप्लाई टैक्सेबल है, और यहाँ पे 2 or more सप्लाई टैक्सेबल और एग्जाम दोनों हो सकती है। ठीक, यहाँ पे क्या देखते हैं? रेट, क्योंकि सारी बहुत सारे सप्लाई है, तो बोलता हाईएस्ट। जो हाईएस्ट रेट होगी वो, मतलब कैसे? अभी दिखाता हूँ, देखो ना, देखो दिखाता हूँ।
हमारे महतो साहब बड़े इम्पेशेंट आदमी। अब गर्लफ्रेंड का बर्थडे, अब गर्लफ्रेंड को कुछ तो देना है, ढूंढा ढूंढा कुछ नहीं मिला, हल्दीराम भुजिया वाला के पहुंच गए। क्या बोल रहे थे? हाँ, हल्दीराम भुजिया वाला के पहुंच गए। हल्दीराम भुजिया वाला के जब पहुंचे तो वहां पे जाके देखा एक पूरा कंटेनर, दिवाली होली में देखा बड़ा बड़ा कंटेनर बनाता, प्लेट बना के रखता है, तो उसमें देखा बहुत ही गंदा ड्राइंग है। एक ग्रीन एप्पल, बर्फी, एप्पल, रसगुल्ला, रसगुल्ला, लड्डू, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट जूस, अब आपको बताता हूँ। पूरा पैक रुपीस, पूरा पैक एक बार में बिक रहा है वो 3100 रुपये में। और सबसे बड़ी इन मिक्स सप्लाई, और सबसे बड़ी बात है ना, मिक्स सप्लाई में सिंगल प्राइस होती है। सिंगल प्राइस का कॉन्सेप्ट है। तो बर्फी के ऊपर 5% है, देखो दादा, बर्फी के ऊपर 5% का रेट है। एप्पल एग्जम्प्ट है क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है तो एग्जम्प्ट ही होगा। रसगुल्ला 5%, ड्राई फ्रूट्स 12%, फ्रूट जूस 18%, लड्डू 5%, पर दिया तो 3100 में। अलग अलग रेट है, 2 और मोर सप्लाई। अब ये नेचुरली बंडल नहीं है, नॉट नेचुरली क्यों लिखा मैंने? क्योंकि बर्फी अलग से भी बिक सकती है, रसगुल्ला अलग से बिक सकता है, ड्राई फ्रूट्स अपना अलग से भी बेच सकते हो, फ्रूट जूस अलग से भी बेच सकते हो, एप्पल भी अलग से बेच सकते हो। पर इन सब सारी चीज़ों को बना के यहाँ पे किया गया 3100। तो किस रेट पे होगा? ये मिक्स सप्लाई है, नेचुरली बंडल नहीं है। ये किस रेट पे? जो हाईएस्ट रेट होगा 18%। अच्छा, लिख लो लिख लो, ना थोड़ी क्या लिखने के लिए। पूरा के पूरा 18%, हाईएस्ट रेट है 3100 के ऊपर पूरा लग जाएगा। और बोलो,
ठीक है, कितना इजी है ना. Two or more taxable supply in conjunction continuation which are naturally bundled. Two or more supply which are in conjunction which are not naturally bundled. Not naturally bundled तो highest rate, natural bundle है तो principal का rate. इस सेक्शन 8. अभी से क्या पढ़ाई लिखाई नहीं है क्या? 2 एग्जाम्पल तो दे दिए तुमको. एक होटल वाला एग्जाम्पल दे दिया, एक तुमको रेलवे वाला एग्जाम्पल दे दिया. आज ही कर लो सारा. तुम लोग को जितना मिलता है उतने से शांति नहीं है. तुम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चले जाते हो जिसका कोई तुक नहीं होता है. फिर ऐसे करोगे तो देने का भी मन नहीं करेगा तुम लोगों को. सारा होशियारी तुम्हारी है क्या? और 3-4 एग्जाम्पल दे दो. एक 5 स्टार होटल है, उसी का रेस्टोरेंट भी है ग्राउंड फ्लोर पे. जो रूम ले, एक सेकंड से दिल मांगे मोड़. हाथ पाँव भी मेरा बहुत खुजली आ रही है मेरे हाथ पाँव में. कहाँ गया यार? ठीक है, रेस्टोरेंट भी है ग्राउंड फ्लोर पे. जो रूम लेता है उस फ्लोर से फूड फ्री और अलग से भी खाना खा सकता है. तो ये मिक्स्ड में आएगा हैं? ऐसा कौन सा 5 स्टार है जी कि तुम जब भी खाना खाओगे? ऐसा कौन सा 5 स्टार होटल है? मेरे को नाम बताना. कि तुम रूम लोगे तो तुमको पूरा खाना फ्री पैकेज होता है उसमें. तुम ध्यान से देखना, जब रूम बुक कराओगे ना, विद ब्रेकफास्ट, विद डिनर और विथ ऑल. मस्ती न कर. वहाँ पे जाके देखना. अभी गो IBBO में जाके देखना, रूम बुक कराना एक ठो, वहाँ लिखा रहेगा विदाउट ब्रेकफास्ट ये चार्जेस, विथ ब्रेकफास्ट ये, विथ ऑल मील अलग से. हाँ, तुमने ऑल मील बुक करा, जितना मन खाओ वो चार्जेस में इंक्लूड रहेगा. प्रिंसिपल सप्लाई में अच्छा रहेगा. अच्छा चलो स्टार्ट. इतनी देर जो मैं मेहनत की, मैं इस सेक्शन के लिए किया. मैंने आ गया सेक्शन 9 चार्जेबिलिटी. दादा हॉल प्लस कैटरिंग है तो हॉल प्लस कैटरिंग. हॉल मतलब क्या? हॉल क्या? चार्जेबिलिटी. कंपोजिट. किसी फंक्शन के लिए जो हॉल में बुक कराते हो तो वो लोग क्या करता है ना, वो दोनों अलग अलग है बेटा. मिक्स सप्लाई है वो. मिक्स सप्लाई ये हो गया 9 सबसेक्शन 1, 9 सबसेक्शन 2, 9 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 4, 9 सबसेक्शन 5. अगर मैं चार्जेबिलिटी की बात करूँ तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आएगा ना, हु इज लाइबल टू पे GST? टू गवर्नमेंट. एक सबसे पहला बचकाना क्वेश्चन तो यही आएगा ना. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा ना, कौन लाइबल है सर? ये तो बता दो. GST में हु इज लाइबल टू पे GST? टू सरकार को कौन GST देगा? ये 5 पॉइंट बनाए सरकार ने. इसमें भी 5 पॉइंट बना दिए. सरकार है भाई, कुछ भी कर सकती है. एक का नाम इन्होंने रखा फॉरवर्ड चार्ज. ठीक. ये रखा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट. तीसरे का रखा रिवर्स चार्ज.
इसको हम लोग बोलते हैं RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसको बोलते हैं FCM, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये भी है रिवर्स चार्ज। और ये हैट, इसे हम लोग स्पेसिफाइड सर्विसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफाइड सर्विसेज। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब होता है supplier is liable to pay GST. Supplier is liable to pay GST. Supplier is liable to pay GST. 5 petroleum product अभी नहीं। 9(3) recipient is liable to pay GST. ये गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स और सर्विसेज के लिए बनाया हुआ है। 9(4) भी बोलता है रिसिपेंट इज लायबल टू पे GST। सर दोनों एक जैसा क्यों है? बता रहा हूं। ये एक जैसा नहीं है, ये है, ये तब आता है जब रजिस्टर्ड पर्सन परचेज गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो मैं रजिस्टर्ड हूं, मैंने अनरजिस्टर्ड से परचेज किया, तो सरकार को तो इनवॉइस की जरूरत होगी, तो जो रजिस्टर्ड बंदा वही GST दे सकता है। तो 9(4) में आता है। हैट का मतलब HAT। H का मतलब हाउस कीपिंग, जैसे अर्बन क्लैप हो गया ना, अर्बन क्लैप, प्लम्बर तुरंत फोन करो आ जाएगा, हाउस कीपिंग। ये स्पेसिफिक सर्विसेज है। A एकोमोडेशन, जैसे गो IBBO, मेक माई ट्रिप एकोमोडेशन। T ट्रांसपोर्टेशन, ओला, उबर। तो ये जो है ओला, उबर, मेक माई ट्रिप, तो ओला उबर लाइबल टू पे GST। ये बना लो चार्ट ढंग से। रिवर्स का मतलब उल्टा हो गया ना बेटा, इन जनरल रिवर्स। फॉरवर्ड का मतलब क्या? सरकार को GST कौन देगा? जिसने सप्लाई की। रिवर्स का मतलब क्या होगा? जिसने, सरकार को GST कौन देगा? जिसने सर्विस रिसीव की वो GST है, तो रिवर्स हो गया ना। 99% तो कौन देगा? सप्लायर ही देगा। पर जब उल्टा हो जाता है, यानी कि रिसिपेंट को सरकार को डायरेक्टली GST देना पड़ता है, उसे हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये दिमाग में सेट कर लो, इसी से पूरा GST निकलेगा। ढंग से समझ लो भाई, ये दिमाग में सेट कर लो, इसी से पूरा GST बनेगा अपना। क्या? चार्जेबिलिटी। GST सरकार को कौन देगा? सप्लायर। सबको पता है, ये कॉमन चीज़ है। सप्लायर GST देगा, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर सप्लायर है, तो HUL सरकार को GST। वो अलग बात है, इंसिडेंस ऑफ ड्यूटी पास ऑन हो जाता है, वो HUL रिसिपेंट से, पर सरकार को उससे मतलब नहीं ना। सरकार को तो मतलब है, सरकार किसका कॉलर पकड़ेगी?
सरकार सप्लायर का कॉलर पकड़ेगी। भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट अभी नहीं है। रिवर्स चार्ज में सरकार ने कुछ गुड्स और सर्विसेज दिए, गुड्स और सर्विसेज का नाम दिया है। गुड्स अपने को पढ़ना नहीं होता, अपने को सर्विसेज पढ़नी होती है खाली। 18 के करीब 18 सर्विसेज हैं जहां पे ये सरकार ने क्लियरली बोला, अब तो 19 हो गई, 19 सर्विसेज ऐसी हैं जहां सरकार ने बोला कि मैं सप्लायर का कॉलर नहीं पकड़ूंगा, सीधा रिसिपेंट तुम आके मुझे जीएसटी दे देना। रिसिपेंट को बोला तुम आके दे देना, ठीक है भाई, मैं दे दूंगा। ये रजिस्टर्ड बंदा जब परचेज करता है अनरजिस्टर्ड से, अनरजिस्टर्ड के पास तो जीएसटी का नहीं है, तो ये जिम्मेदारी रजिस्टर्ड बंदे की हो जाती है, यानी कि बायर की हो जाती है कि वो जीएसटी थे, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो गया। और ये हाउस कीपिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ओला, उबर, मेक माई ट्रिप, अर्बन क्लैप, हु इज लायबल, सरकार किसका कॉलर पकड़ेगी? ओला उबर का पकड़ेगी। ये 9 है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें जो आरसीएम यहाँ से क्वेश्चन फिक्स बनेगा ही बनेगा। ये जो आरसीएम देख रहे हो ना, आरसीएम यहाँ से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा ही बनेगा। इसके नॉलेज के बिना तो आगे कुछ कर ही नहीं सकोगे, फंस जाओगे पूरे जीएसटी में, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो कोई भी तुमसे पूछे जीएसटी कौन देगा, आप पहला लाइन क्या बोलोगे? पहला लाइन क्या बोलोगे आप? जीएसटी कौन देगा? आप बोलोगे सप्लायर। फिर आप क्या बोलोगे? नहीं, वो तो फॉरवर्ड है। पर कभी कभी क्या बोलोगे? नहीं, कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन रिसिपेंट भी देता है। तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज 9(3) में और 9(4) में जब रजिस्टर्ड बंदा अनरजिस्टर्ड से खरीदेगा तो रजिस्टर्ड बंदे को ही देना पड़ेगा। और 9(5) तो सरकार ने अलग से बना के रखी है। इसका नाम हमेशा ये वर्ड याद रखना है, स्पेसिफिक सर्विसेज। हर जगह ये वर्ड आएगा स्पेसिफाइड सर्विस। तो उसमें क्या हो गया? एच, हाउसिंग, एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। याद कर लो, हैट, ओला, उबर, मेक माई ट्रिप, अर्बन क्लैप। सरकार किसका कॉलर पकड़ेगी? ओला का। ओला लाइबल होगा। हैट जीएसटी फ्री का है। ओमकार प्रकाश महतो, हैट जीएसटी फ्री है क्या? हैट मतलब हाउस कीपिंग, अर्बन, ये हाउस कीपिंग में कौन आ गया? पागल कर देगा ये लड़का। तो समझदार कम है क्या? पत्ता लेके बैठा है क्या रात को? अर्बन क्लैप, मेक माई ट्रिप, ओला, और ये सर्विसेज देती है तो एग्रीगेटर है। इनके पास ना तो होटल है ना कुछ है, पर ये दो लोगों को मिला लेती है, एग्रीगेटर, ई कॉमर्स पोर्टल है ये सब। तो सरकार किसको पकड़ी? ओला, उबर, एमएमटी को पकड़ेगी। इसको अरेस्ट करो, प्रकाश महतो को अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत तंग कर रहा है मेरे को। अरेस्ट हिम। आगे बढ़ो। बोलो, मैं तो भाई, मैं तो हैट फ्री है क्या? है मैं तो भाई, निकालो इसको यहां से, एकदम पागल कर दिया। अब क्वेश्चन है कि आपको एक बात तो पता चल गई थी, ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट जीएसटी। बोलिए यस सर। यस, ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट जीएसटी। बोले यस।
कैसे? ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट जीएसटी। बोले यस। तो अब मन में आएगा ना रजिस्ट्रेशन, तो आएगा बिना इसके तो सेक्शन 22 क्या बोलता है? सेक्शन 22 लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, हाँ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कब? ध्यान से देखो, अगर आपसे पूछे मैं लाइबल हूं कि नहीं, कोई भी आदमी राह चलते बोलेगा ना, वो अपनी कर्णिमा ठेला में जो छुप छुप के गोलगप्पे खाती है वही पूछेगा, कर्णिमा मैडम क्या मैं लाइबल हूँ, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? ना ना तुम जीएसटी में मत करा, गोलगप्पे पे जीएसटी लगा लगा के दोगे, अभी तो तुम 10 रुपया में 5 देते हो, फिर 10 में 2 दोगे। नहीं 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 नहीं, एक 2 3 देखो, अगर लाइबल में देखो, एग्रीगेट टर्नओवर, इसे बोलते हैं एटीओ। क्या बोलेंगे? एटीओ, एग्रीगेट टर्नओवर। अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख के ऊपर हो गया, 20 लाख के ऊपर है या 40 लाख के ऊपर है, सर ये 3 क्यों? बता देता हूं, ध्यान से सुनो। Make my trip to Nagaland, 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 make my trip to Nagaland। हो गया। ये क्या है सर? मूसा भाई, तुम्हारे पीटी के टीचर कौन थे? बोले मूसा भाई। पीटी के टीचर कौन बाबा? मूसा भाई, मूसा भाई, मूसा भाई। पीटी के टीचर मूसा भाई, फिर ये हो गया रेस्ट ऑफ इंडिया। ये कौन है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघा रे मेघा, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल हो गया, पुडुचेरी, तेला, खत्म हो गया, खत्म हो गया मामू, खत्म हो गया। यानी कि अगर आप मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में हो, आपका टर्नओवर 10 लाख के ऊपर है तो आप रजिस्टर करवा लो। अगर आप मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, पुडुचेरी, तेलंगाना में हो, 20 लाख के ऊपर तो रजिस्ट्रेशन कराना। बाकी इंडिया में कहीं पे भी 40 लाख के ऊपर हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। पर अभी पिक्चर मेरे दोस्त बाकी है, मेरे दोस्त बाकी है। तो ये गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है, एटीओ। यहाँ पे भी क्या है? गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। पर यहाँ पे क्या है? ओनली गुड्स, ओनली गुड्स। 40 लाख के ऊपर केवल गुड्स। तो लड़का बोलेगा सर्विसेज। तो अब तुम्हारे मन में आएगा सर अगर गुड्स प्लस सर्विस दोनों हुआ तो रेस्ट ऑफ इंडिया में, तब आप 10 या तब आप फंस जाओगे 20 में। यानी कि गुड्स वालों को थोड़ा सा वो दिया गया। अब आप पहले लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये तो बच्चा की तरह कि अगर मैं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में सप्लाई करता हूं और मेरा टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, मेरा गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहा हूं या एक कर रहा हूं, दोनों कर रहा हूं, 10 लाख के ऊपर मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर मैं मेघालय, उत्तराखंड, ये सब कैसे याद रखो, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, ये कैसे याद रखो, मूसा, मूसा पीटी का टीचर, जिंदगी में नहीं बोलोगे। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या है, अगर रेस्ट जैसे दिल्ली हुआ, कश्मीर हुआ, असम हुआ, राजस्थान हुआ, कोलकाता हुआ, चेन्नई हुआ, तो 40 लाख। पर 40 लाख में ध्यान रखना है खाली गुड्स। अगर मैं सर्विस देता हूं तो फिर वो 20 लाख में चला जाएगा। नहीं, जम्मू कश्मीर को नहीं मिला स्पेशल कैटेगरी, ये सब स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो गए। बोलो रे बोलो मेरे भाई तुम, बोलो बोलो रे बोलो, बोलो बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, बोलो बोलो रे बोलो। ये स्टेट जो है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है बेसिकली। तुम देखो तो तेलंगाना नया बना था, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, बाकी सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उनको तो फ़ायदा देना पड़ेगा। वहाँ पॉपुलेशन कितनी होती है पहाड़ी एरिया में, ये सब जगह, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ये एग्रीगेट टर्नओवर है ना, एग्रीगेट टर्नओवर है, एनुअल है बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर। ये पूरे एक साल का देखते हैं। मैं इस साल रजिस्टर कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, तो जैसे ही मेरा टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख के ऊपर जाकर मुझे रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ेगा। तो अब बताओ कर्णिमा, जो ठेले वाले से तुम जो गोलगप्पे खाओगी, क्या वो क्या उसके ऊपर जीएसटी दोगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। वो ठेले वाला तो बोलेगा मैं तो टर्नओवर ही नहीं है। जब टर्नओवर ही नहीं है तो रजिस्टर कराया ही नहीं होगा। और अगर तुम तो जहाँ रहती हो वहाँ तो 40 लाख है, वो तो पूछका दे रहा, पूछका। समझ आया? तो ये जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, तो जो बंदा जीएसटी रजिस्टर कराएगा वो नहीं लगेगा, तो ठेला वाला थोड़ी रजिस्टर करा रहा होगा। अरे राम, ये क्या हो गया? कैसा लगा? मजा आ रहा है? अब एक दिमाग में सेट हो गया कि कौन कौन रजिस्टर करता होगा जीएसटी में। ठीक है ना, रजिस्टर कौन करता होगा, सब कुछ टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। एक ये सेक्शन 22 बोलता है टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। टर्नओवर कितना, और स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। मेक माई ट्रिप टू नागालैंड 10 लाख के ऊपर, मूसा भाई पीटी के टीचर 20 लाख के ऊपर, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया 40 लाख के ऊपर। अगर गुड्स है, सर्विस है तो 20 लाख। नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बाई चांस ठेले वाले का टर्न पता नहीं चलेगा, वो कैश में धंधा करते, पता नहीं चलता उनका, पता ही नहीं चलता उनका। प्रॉब्लम है, कुछ कर नहीं सकते आप।
एक किसान को छूट दी गई है, एक किसान को कहा कि तुमको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं। एग्रीकल्चरिस्ट के लिए उन्होंने कहा आपको रजिस्टर जब कब तक, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर। आलू उगा रहे हो सप्लाई करो, प्याज उगा रहे हो सप्लाई करो, ये उगा रहे हो। पर वहीं पे आलू उगा के, टोमेटो उगा के आलू को पोटैटो चिप्स में कन्वर्ट कर दोगे, टोमेटो को टोमेटो चिप्स में कन्वर्ट, तब नहीं, तब हम जीने नहीं देंगे तुमको, तब तो तुम टर्नओवर में आ जाओगे। एक प्योर एग्रीकल्चरिस्ट को माफ कर दिया कि जाओ तुमको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ये वर्ड इन्होंने स्टार्ट कैसे किया? एक्सक्लूसिवली। दूसरा बोलता है एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन एग्जम्प्ट सप्लाई। अब जब आप केवल एग्जम्प्ट सप्लाई ही कर रहे हो, मान लो खाली पेट्रोल और डीजल की सप्लाई कर रहे हो, तो तुम रजिस्टर क्यों कराओगे भाई? लॉजिक की बात है ना। अगर तुम केवल डीजल की सप्लाई कर रहे हो या अल्कोहलिक लीकर नॉन टैक्सेबल आइटम है, एग्जम्प्ट आइटम है, तो उसको जीएसटी, उनको जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ सर। थर्ड, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो ठीक है, वो हम बाद में सीखते रहेंगे कौन कौन नोटिफाइड है। इन लोगों को रखा, यानी कि एक्सक्लूसिवली, अगर एक एग्रीकल्चर एक्सक्लूसिव एंगेज इन सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि किसान है जो एक्सक्लूसिवली केवल क्या सप्लाई करते हैं, एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर सप्लाई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सप्लाई करता है, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप केवल आप एक्सक्लूसिवली एग्जम सप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। बोलो आरजी, क्लियर है बेटा? ओमकार क्लियर है? आदित्य क्लियर है? मनोज बोल बेटा। बातचीत नहीं करके यहाँ पे कंसंट्रेट करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोलता है सब क्लियर है, आज के लिए बस करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है दादा। सेक्शन 24 को कल कर देंगे, कल पूरा इंट्रोडक्शन को, लेक्चर को खत्म कर देंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लव यू, लव यू बोलो तब छोड़ूंगा। लव यू बोलो हर्ष। चलिए, लव यू ऑल। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई बात नहीं है, संडे को उसको रिकैप कर लेना। कल अगर क्लास नहीं ले सको तो संडे को उसको कर लेना। संडे को क्लास नहीं होगी, कल ही लूँगा मैं। थैंक यू।